Hello everyone, welcome to BKG classes. Today we are going to start next chapter of class 10th which is how do organisms reproduce. ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और इस चैप्टर का अगर हम हेडिंग देखते हैं तो ये हेडिंग एक क्वेश्चन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना, मतलब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो जब भी हाउ टाइप क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पर किसी प्रोसेस का मैकेनिज्म बताते हैं कि आखिर में ये प्रोसेस होती कैसे होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन सी मेथड्स हैं, क्या क्या अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो सब इस चैप्टर में बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना होगा कि रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है ना। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो इस चैप्टर की है वो है रिप्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पर दो वर्ड्स दिख रहे हैं, एक तो है री और दूसरा है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है फिर से और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। मतलब ऑलरेडी अगर कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब ये हुआ, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिससे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। किससे बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्ट करना मतलब मौजूद है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड, बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अब किससे बन रहे हैं वो भी हमको इसमें ऐड कर देना है। तो किससे बनेंगे, हमने बोला फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है या एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे बनेंगे। तो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन का मतलब। अब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा है, ठीक है, ये भी हमको समझना है। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूछा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये तो कैसे कर रहा है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म आखिर में रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने से पहले हमको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कारण पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझना अपने को जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने जैसे नए इंडिविजुअल बनाना है ताकि उसकी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो पहला वाई का रीजन जो होगा, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए उसको रिप्रोडक्शन करना जरूरी है ना। तो व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, सेकेंड, टू मेंटेन पॉपुलेशन, टू मेंटेन पॉपुलेशन, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं ना। तो व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमको दो पॉइंट मिल रहे हैं, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, वो अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखना चाहता है। कोई एग्जांपल ले लें हम, अगर जैसे कुछ प्लांट्स हैं, अगर वो प्लांट रिप्रोडक्शन करके नए अपने जैसे प्लांट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे उन प्लांट की डेथ हुई जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे उनकी डेथ हुई वो स्पीसीज पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखना है तो रिप्रोडक्शन करना जरूरी होगा। दूसरा, पॉपुलेशन को मेंटेन करना भी जरूरी है। जितनी लार्ज पॉपुलेशन होती है उसके सर्वाइव करने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो अगर पॉपुलेशन लार्ज हो जाएगी तो पॉपुलेशन को मेंटेन करना जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। लार्ज पॉपुलेशन रहेगी तो वो स्टेबल बनी रहेगी, छोटी पॉपुलेशन होती है तो उसके खत्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दो रीज़न हमको यहाँ पर क्लियर समझ में आए। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हमने यहाँ समझा और ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोडक्शन करता है वो भी समझ लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीसीज वर्ड की डेफिनेशन। अभी हमने जब व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का आंसर अटेम्प्ट किया तो हमको मिला स्पीसीज वर्ड। ठीक है, तो स्पीसीज का मतलब क्या है, पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि स्पीसीज होती क्या है। तो देखें, स्पीसीज का मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिसमें उनके कैरेक्टर्स भी सिमिलर हो, वो आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सके और जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और वो नए ऑर्गेनिज्म फर्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तो स्पीसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स
विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनके पास होती है, तो विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इनके पास एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें ऐड करना चाहिए दे कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर। इंटरब्रीड करना मतलब रिप्रोडक्शन कर पाना, कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, तो जो ग्रुप है उसके मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी, कैन प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी। फर्टाइल प्रोजेनी का मतलब होता है अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना जो कि बाद में खुद भी रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो। फर्टाइल वर्ड का मतलब ये होता है द ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो स्पीसीज का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो, है ना, वो आपस में इंटरब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन भी कर सकते हो और अपने जैसे ही फर्टाइल इंडिविजुअल बना सकते हो। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है एक ही स्पीसीज के मेंबर के साथ तो अपने जैसी स्पीसीज बनाते जाएगा और इसी को बोलेंगे टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल स्पीसीज का एग्जांपल क्या है, तो जैसे ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज का नाम होता है होमो सेपियंस। ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज का नाम है सेपियंस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की कौन सी स्पीसीज है, सेपियंस। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सभी के पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्दो दे डिड नॉट लुक लाइक सेम, एक जैसे नहीं दिखते सारे ह्यूमन बीइंग्स, बट फिर भी उनके पास कैरेक्टरिस्टिक तो सिमिलर है ना, ये याद रखेंगे अपन। और भी कई सारे अपन बोल सकते हैं, जैसे हम किसी प्लांट का एग्जाम्पल ले लें, प्लांट है ना, जैसे हम अगर बोल दें कि मैंगो, तो मैंगो का जो अगर स्पीसीज देखने जाओगे आप तो मैंगो की स्पीसीज एक जनरली जो होती है वो इंडिका है, और भी कई सारे स्पीसीज होती है लेकिन एक इंडिका स्पीसीज है। ठीक है, तो ये स्पीसीज के मैंगो जो है वो एक जैसे होते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में सारे सिमिलर रहेंगे। तो ये स्पीसीज वर्ड का मतलब होता है। अब हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में सबसे बेसिक प्रोसेस क्या होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें सबसे बेसिक प्रोसेस जो है वो कहलाएगी डीएनए कॉपिंग। सबसे बेसिक प्रोसेस का नाम क्या होगा, डीएनए कॉपिंग। नाउ व्हाट इज डीएनए कॉपिंग? नाउ इसको समझने के लिए हम एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है अमीबा। अब इस अमीबा को अगर रिप्रोडक्शन करना है तो इसके पास कोई स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो नहीं है ना, हम तो बोल रहे हैं कि ये सिंगल सेल ही उसका पूरी बॉडी है ना। अगर इसको रिप्रोडक्शन करना है तो क्या करेगा, ये अपना जो न्यूक्लियस है सबसे पहले इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा और एक ये जो सिंगल सेल है इसी से 2 सेल बन जाएगी। ठीक है, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या याद रखना है कि ये जो इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है इसका डीएनए। ठीक है ना, सपोज अगर ऐसा हो कि इसने डिवाइड कर लिया, 2 सेल बना तो ली, मान लिया कि एक सेल ये थी और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस इसमें चलेगी और दूसरी सेल ये रहेगी, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं आया, तो क्या ये सेल सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है सेल को रेगुलेट करने की, सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की। तो अगर ऐसा हो तो फिर ये वाली सेल तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ क्या? नहीं, एक सेल पहले भी थी, एक अभी भी है, उसे मतलब एक नई सेल तो नहीं बन पाई। तो इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने से पहले सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसको कॉपी करना जरूरी होता है। इसी को बोलते हैं डीएनए कॉपिंग। अब डीएनए ही क्यों कॉपी करना है? क्योंकि डीएनए ही वो मटेरियल है जिसके अंदर सेल की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अगर सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है तो सेल की सारी इंफॉर्मेशन को भी तो पहले कॉपी करना पड़ेगा। इसलिए डीएनए कॉपिंग इज एन एसेंशियल प्रोसेस इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी तरह के रिप्रोडक्शन हो रहे हैं उसमें डीएनए कॉपी करना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ पर हमको याद रखना है। ठीक है ना, क्या केवल डीएनए कॉपी करना ही ज़रूरी है? नहीं, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब ये जो अमीबा है, अगर इसने न्यूक्लियस को कॉपी करके कुछ डीएनए जो है वो इसको दे दिया, मतलब डीएनए इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया, तो केवल डीएनए या न्यूक्लियस ही नहीं मिलेगा, दूसरे सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, प्लास्टिड अगर किसी में है ना, वैक्यूल हो गए, तो वो सारे सेल ऑर्गेनल्स भी जरूरी होते हैं कॉपी करना, तभी तो सेल सर्वाइव कर पाएगी, है ना।
तो याद रखना है डीएनए कॉपिंग के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स भी जरूरी है। डीएनए कॉपिंग की डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे? डीएनए कॉपिंग का सिंपल सा मतलब है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या जिसको डीएनए बोल रहे हैं अपन, उसको एक कॉपी से उसकी 2 कॉपी बनाना और फिर दोनों कॉपीज को इक्वली क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना दोनों न्यू सेल्स। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं रिप्रोडक्शन। क्या ये एक लाइफ प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन क्या एक लाइफ प्रोसेस है? हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस वो होती है जो कि फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है। लाइफ प्रोसेसेस वो होती है जिसके बिना लाइफ मेंटेन कर पाना एसेंशियल मतलब पॉसिबल नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन जो है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ टाइम में रिप्रोडक्शन ना भी करे तो भी वो सर्वाइव तो कर ही जाएगा। तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट इट इज एसेंशियल टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज या पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाए रखना चाहता है तो उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। एज अ इंडिविजुअल अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसकी डेथ नहीं होगी। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस नहीं। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं डीएनए कॉपिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रिप्रोडक्शन में ही डीएनए कॉपिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वेरिएशन। ठीक है, देखें जब भी डीएनए कॉपी होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ माइनर से या यूँ बोल सकते हैं चेंजेस आ सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं किसमें, डीएनए में। ठीक है, तो ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग सम चेंजेस occurs in the structure of डीएनए। तो अगर डीएनए कॉपी होते टाइम डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो उसी को बोल देते हैं वेरिएशन। उसको क्या बोल देंगे? वेरिएशन। नाउ हमको ये तो समझ में आया कि अगर किसी सेल को या किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना है तो वो पहले अपना डीएनए कॉपी करेगा, उसके बाद सेल ऑर्गेनल, और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों सेल्स। ठीक है, नाउ जब भी डीएनए कॉपी होता है तो कुछ ना कुछ उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। और देखो अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए दैट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी बदल जाएगी, और अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बदली तो उसी को बोलेंगे हम वेरिएशन। और यही रीज़न है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते सारे। ठीक है, सबका डीएनए थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। क्यों? क्योंकि कॉपी होते टाइम थोड़ा सा क्या आ गया, चेंजेस आ गए। अब उसी को बोला वेरिएशन। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? इट इज नेसेसरी और नॉट? क्या ये वेरिएशन होता क्या, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्या ये जरूरी है? तो हम बोलेंगे वेरिएशन कैन बी यूजफुल। ये इंपॉर्टेंस इसका हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? तो हम बोलेंगे इट इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये जरूरी हो सकता है। ठीक है, किसी स्पीसीज या किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये जरूरी हो सकता है। तो वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी इंपॉर्टेंट और इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ना ये सर्वाइवल के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है वो समझ लेते हैं। सपोज यहाँ कोई एक रीजन है, मान लिया कि ये एक वाटर टैंक है ना, यहाँ पर रह रहे हैं कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इस जगह का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम ये इतना ही टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टेम्परेचर वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे ना। इनमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स इनकी जो सेल्स डिवाइड हो रही है, उस समय डीएनए कॉपी हो रहा होगा। जब भी सेल डिवाइड होती है डीएनए कॉपी होता है, और जब डीएनए कॉपी होता है तो क्या आ जाता है? वेरिएशन आता है। ठीक है, तो इन्होंने रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर बढ़ाए, सेल डिवीजन करके इन्होंने क्या बनाया? अपने नंबर बढ़ाए। जब इनमें से कुछ के रिप्रोडक्शन करते टाइम इनमें से कुछ के पास एबिलिटी आ गई कि 30 डिग्री के बजाय वो कितना 40 डिग्री सेल्सियस भी टॉलरेट कर पाएंगे। सबके पास नहीं है, कुछ के पास डीएनए कॉपी करने के बाद या वेरिएशन आने के बाद ये एबिलिटी आ गई कि वो 40 डिग्री सेल्सियस भी टॉलरेट कर जाएंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर किसी कारण से इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, या बोले कि हम डेलिबरेटली इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर 30 था लेकिन हमने बढ़ा के इसको 40 कर दिया, तो अब क्या होगा? जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए कॉपी होने से वेरिएशन आया था, और वेरिएशन आके एबिलिटी 30 के बजाय कितनी हो गई थी? 40 डिग्री सेल्सियस। वो केवल वो ही यहाँ पर आप सर्वाइव कर पाएंगे, सारे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन आने से कुछ ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में फायदा हो गया। सबको नहीं हुआ पर कुछ को हुआ। अब जिनको हुआ है
जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मान लिया कि इन्होंने सेल को डिवाइड किया, तो ये जो सेल आएगी ये कितना टेम्परेचर टॉलरेट करेगी? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टॉलरेट करने की वहाँ पर उनके पास एबिलिटी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट गिव्स सर्वाइवल एडवांटेज टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स, या इन्हीं को बोला जाता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स भी बोल सकते हैं या टाइप्स भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब तो हमको समझ में आ गया कि जब एक कोई ऑर्गेनिजम्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके भी टाइप हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में डिफरेंसेस हमको पता होना चाहिए, आगे भी काम आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसको बनाने के लिए सिंगल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट मीन्स ओनली अ सिंगल पेरेंट, या ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, ओनली अ सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ओनली अ सिंगल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, देन इट इज नोन एज asexual reproduction. But in case of sexual reproduction, two parents, या अपन यूँ बोल सकते हैं two organisms of opposite sex, this is also important, दो पेरेंट होना और दोनों कैसे होना? अपोजिट सेक्स के। ठीक है, मीन्स एक अगर मेल है तो उसका अपोजिट सेक्स फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड, है ना। यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए दो पेरेंट लगते हैं और वो दोनों कैसे होना चाहिए? अपोजिट सेक्स के। ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। ये फर्स्ट पॉइंट। तो बड़ा आसान है कि जब एक पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हो नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, जबकि जब दो पेरेंट रिस्पॉन्सिबल हो मेल और फीमेल अपोजिट सेक्स के, तब उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा डिफरेंस इनमें क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, गैमेट या गैमेटिक फ्यूजन नॉट ऑकर। ठीक है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। गैमेटिक फ्यूजन के बजाय हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, तो इसीलिए हम उसको लिख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकर, फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, ऐसा बोल देंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अलग ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट्स का फ्यूज होना, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, तीसरा और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन जो होते हैं वो या तो नहीं होंगे और अगर हुए तो कम होंगे, कंपैरेटिवली कम होंगे। वेरिएशन यहाँ पर कैसे होते हैं? कम। लेकिन यहाँ पर वेरिएशन जो होते हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्यों? रीज़न है उसका। वेरिएशन यहाँ ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? यहाँ वेरिएशन इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं। दो गैमेट्स अगर फ्यूज होंगे तो गैमेट्स एक्चुअल में सेल होती है, गैमेट्स एक्चुअल में सेल होती है और उन सेल के अंदर डीएनए होता है। तो अगर वो दोनों सेल फ्यूज होगी तो दोनों का डीएनए भी क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। और डीएनए अगर कंबाइन हुआ दो अलग अलग सेल का तो वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली फास्ट है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी स्लो है ना। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म के नंबर बनते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बनते हैं। जनरली ऐसा होता है, मोर नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म जो बनेंगे ना वो ज़्यादा बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जबकि यहाँ हम क्या बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस नंबर बनेंगे। नए ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे वो नंबर उनके कम होंगे। ये एक पॉइंट और डिफरेंस का हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, जबकि यहाँ दो पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। क्योंकि यहाँ गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है इसलिए वेरिएशन भी यहाँ पर कम आएगा और ये फास्ट होती है, मतलब तेजी से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं और ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर वेरिएशन भी ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि दो गैमेट्स अलग अलग फ्यूज हो रहे हैं और
स्लो होती है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कम बनते हैं। तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स हो जाएंगे। नाउ इनको ही हमको डिटेल में समझना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ और सब टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब तो समझ लिया, यहाँ पर एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा नया ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, है ना। अब इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना, वो हमको याद रखना पड़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, सबसे पहले तो हमको उन टाइप्स के नाम याद होना चाहिए, कौन कौन से टाइप होते हैं, और उन हर एक टाइप में कौन सा एग्जाम्पल है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहला टाइप यहाँ पर होता है फिजन, है ना। इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी केवल हम नाम लिख रहे हैं और साथ में उसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो फिजन जो है इसके दो टाइप हो सकते हैं, है ना। पहला होता है बाइनरी फिजन, पहला है बाइनरी फिजन, और दूसरा है मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, है ना। अब इन दोनों के एग्जाम्पल याद रखें। बाइनरी फिजन में जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब, मोस्ट ऑफ द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बाइनरी फिजन। अब सबसे अच्छा जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है वो क्या है, अमीबा। ठीक है, तो अमीबा जो है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा पैरामीशियम, ये भी बाइनरी फिजन करता है। तो हम ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर याद रख सकते हैं। और भी कई सारे यूनिसेलर जो होते हैं वो बाइनरी फिजन करते हैं। फिर मल्टीपल फिजन में हम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एक तो प्लाज्मोडियम याद रख सकते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिससे क्या होता है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया होता है, इसलिए इसी को बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया जो है मस्कीटो से नहीं होता, मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं हो रहा। एक्चुअल में उसका कारण जो है वो प्लाज्मोडियम है। मॉस्किटोज तो केवल वेक्टर है, मॉस्किटोज वेक्टर है, मतलब ये प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। तो इसलिए यहाँ पर एक्चुअल जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, ये मल्टीपल फिजन करता है। ठीक है, दूसरा फिजन के बाद जो आता है दूसरा वो है फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, एक अलगी है जिसका नाम होता है स्पायरोगायरा, ये एक अलगी है। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। तीसरा, फ्रेगमेंटेशन के बाद अगला जो है वो रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है इसका एग्जाम्पल हम याद रखेंगे प्लेनेरिया, ये एक एनिमल है, स्पायरोगायरा एक प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग, तो बडिंग जो है इसमें एग्जाम्पल हम याद रखेंगे हाइड्रा, ये भी एक एनिमल है, हाइड्रा। ठीक है, इसके अलावा हम ईस्ट भी याद रख सकते हैं। ईस्ट ये एक फंगस है, हाइड्रा एक एनिमल है, ईस्ट एक फंगस है ना। इनमें दोनों में क्या होता है, बडिंग होता है। फिर अगला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट में होता है। ठीक है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। तो वेरियस प्लांट्स हो सकते हैं, है ना, जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जब डिस्कस करेंगे तो उनके एग्जांपल देखेंगे। तो अभी हमने केवल एग्जांपल में लिख लिया प्लांट्स। और लास्ट यहाँ पर जो मेथड होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर्स बना के रिप्रोडक्शन करना, और इसमें एग्जांपल आ जाएगा फंगस। कौन सी फंगस, तो एक स्पेसिफिक हम नाम याद रख सकते हैं, राइजोपस। नाउ देयर आर डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हर एक का हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लिया। तो पहले तो हमको ये नाम पता होना चाहिए सारे, और साथ में उनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप फिजन। फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड या टू ब्रेक। फिजन का मतलब होता है टूटना। तो ये किस में होता है, ये होगा जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जनरली उन्हीं में ये फिजन होता है। ठीक है, अब फिजन का पहला टाइप आता है बाइनरी फिजन। बाय का मीन्स होता है, बाय का मतलब होता है टू। तो व्हेन अ सेल और ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है तो या तो हम उसको डायरेक्ट सेल भी बोल सकते हैं या फिर पूरी की पूरी एक सिंगल सेल ही वो ऑर्गेनिज्म है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं व्हेन अ सेल और ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। बाय का मतलब क्या होता है 2, इसीलिए बाइनरी फिजन में हम ये लिख रहे हैं। बाइनरी फिजन में कितनी सेल बनेगी, 2 सेल। एक सेल से 2 सेल बनना बाइनरी फिजन कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। तो यहाँ अमीबा में बाइनरी फिजन का डायग्राम हम देखते हैं। देखो सबसे पहले ये एक अमीबा है ना। इस अमीबा को हम बोल देते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म या फिर
ये है तो अमीबा, तो पहले तो इसका नाम लिख दिया हमने, ये अमीबा है, और ये क्या है, उसकी पेरेंट सेल। ठीक है, तो पहला हमने ये जो अमीबा बना रखा है ये एक पेरेंट सेल है। नाउ दिस सेल वांट्स टू डिवाइड, या यूँ बोल सकते हैं दिस सेल वांट्स टू रिप्रोड्यूस। तो ये एक सेल अगर रिप्रोडक्शन करना चाहती है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अपने डीएनए को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, डीएनए कॉपी करके वो अलग अलग 2 न्यूक्लियस में ट्रांसफर करेगी उसको। ठीक है, तो यहाँ देखना है ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस वर्ड जो है वो एक्चुअल में कैरियन वर्ड से बना है, कैरियन। ठीक है, KRYON। तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और इसीलिए कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन। जब न्यूक्लियस ऑलमोस्ट डिवाइड होने वाला रहता है तब ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होना शुरू करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म आधा हो रहा है और साइटोप्लाज्म इधर भी आधा हो रहा है। दैट मीन्स जो 2 डीएनए बने होंगे उसमें से एक डीएनए इधर और एक डीएनए इधर आ गया होगा, और बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी स्प्लिट हो रहे हैं, आधे आधे क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। अब जब यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो प्रोसेस को बोला जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस का मतलब हो जाएगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है अगर उसका डिवीजन हो रहा है तो साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस। स्टेप बाय स्टेप हमको देखना है। और जब फाइनली यहाँ पर ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से दोनों मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। जैसे मेम्ब्रेन फ्यूज हुई ये 2 क्या हो जाएंगी, सेल्स, डिफरेंट सेल्स बन जाएगी। तो ये एक पूरी सेल अलग हो गई, वो यहाँ हमने बोला, और ये दूसरी सेल है वो यहाँ पर बोला। अब ये जो दोनों नई सेल्स बनेगी इनको बोलेंगे डॉटर सेल्स या डॉटर अमीबा। ठीक है, तो एक पेरेंट सेल थी यहाँ पर, इस पेरेंट सेल में पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, और फाइनली 2 डॉटर सेल बन गई। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बना, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा यहाँ पर, ये खुद ही क्या हो गई है, डिवाइड हो गई। मतलब टोटल ऑर्गेनिज्म कितने हैं अभी यहाँ पर, 2। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 है, ये भी है और ये 2 भी बन गए, नहीं, इसी का डिवीजन हो गया है और ये 2 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो अब यहाँ इस पूरी प्रोसेस में हमको समझ में क्या आया, हमको ये पता चला कि एक सेल से कितनी सेल बन सकती है, 2 सेल बन सकती है। क्योंकि 2 सेल बन रही है इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोल दिया गया, बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल इसका हमने ऑलरेडी बोल दिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अब हम पढ़ रहे हैं बाइनरी फिजन इन लेशमैनिया। लेशमैनिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इसमें भी बाइनरी फिजन होता है। तो लेशमैनिया ये ऑर्गेनिज्म है और ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इससे एक डिसीज़ भी होती है ना, उस डिसीज़ का नाम हम याद रख सकते हैं, काला अजर। इस डिसीज़ का नाम है काला अजर, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने लिए। नाउ लेशमानिया में जो बाइनरी फिजन है वो अमीबा से थोड़ा सा अलग है। कैसे? अमीबा जो है वो अपनी बॉडी सरफेस में कहीं से भी डिवीज़न कर सकता है, लेकिन लेशमानिया में एक स्पेसिफिक प्लेन से ही डिवीज़न हो सकता है। देखते हैं, तो ये एक लेशमानिया का ऑर्गेनिज्म है, ये पहली स्टेप है यहाँ पर, है ना। यहाँ क्या दिख रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास ये एक एलोंगेटेड फ्लैजिला है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ देखो आप, सबसे पहले तो ये जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी है उसका फ्लैजिला तो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पर एक नया फ्लैजिला डेवलप हो रहा है। साइमल्टेनियसली न्यूक्लियस में डीएनए कॉपी होने लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये फ्लैजिला तो एज इट इज़ है, और ये जो फ्लैजिला पहले यहाँ शॉर्ट था वो अब देखो एलोंगेट हो रहा है, ठीक है, एलोंगेट हो गया। पहले शॉर्ट था लेकिन अब एलोंगेट हो गया। और साइमल्टेनियस यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो है वो भी कैरियोकाइनेसिस चालू हो गया, यहाँ पर मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन चालू हो गया। फिर ये जो फ्लैजिला है वो और एलोंगेट होते जा रहा है, जब न्यूक्लियस जो है वो भी देखो यहाँ पर पास में थे लेकिन अब थोड़े क्या हो रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस हो रही है, दूर हो गए। फिर यहाँ पे ये फ्लैजिला एज इट इज़ है जैसा था, ये वाला फ्लैजिला जो है वो देखो अब यहाँ पर काफ़ी एलोंगेट हो गया, न्यूक्लियस भी काफ़ी सेपरेट हो चुके हैं, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ तक नहीं था लेकिन ये देखें साइटोप्लाज्म की बिगिनिंग हो गई, तो ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होना लग गया, मतलब साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया। और फाइनली यहाँ पर इस स्टेप में ये जो पूरा फ्लैजिला है वो एक ऑर्गेनिज्म अलग बन रहा है, और ये दूसरा फ्लैजिला लेकर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म अलग बन रहा है। साइमल्टेनियस यहाँ पर जो न्यूक्लियस बने थे वो भी इंडिविजुअल सेल में चले गए। मतलब यहाँ पर ये वाला ऑर्गेनिज्म पेरेंट है, और ये दोनों जब सेपरेट हो जाएंगे, कंप्लीटली यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, जैसे ही सेपरेट हुए मतलब वे दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन इन लेशमैनिया। फिजन का जो नेक्स्ट टाइप होता है उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल वर्ड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये जो मल्टीपल वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी, है ना, कई सारे। तो बाइनरी फिजन का मतलब हमने बोला जब बाई मीन्स 2, जब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाए। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होगा, व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू मैनी सेल्स, सिंगल सेल
डिवाइड इनटू मैनी सेल्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो जब एक सिंगल सेल ने डिवाइड होकर कई सारी सेल्स बना दी तो वो मल्टीपल फिजन कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, क्या है, प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम मैंने बताया आपको, इससे क्या होता है, मलेरिया, और इसीलिए ये क्या कहलाता है, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, तो मलेरिया के केस में अगर हमसे पूछा जाता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म तो वो प्लाज्मोडियम, जबकि मलेरिया के केस में मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर है। वेक्टर उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं या एनिमल को बोलते हैं जो डिसीजेस को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मॉस्किटो भी कौन सा, तो ये भी आपको नाम याद रखना है, फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है, किस केस में, मलेरिया के केस में, जबकि प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। तो ये पॉजिटिव एजेंट है और मॉस्किटो, फीमेल एनाफिली मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर है। तो मल्टीपल फिजन का मतलब समझ में आया, व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू मैनी सेल्स। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, मल्टीपल फिजन। अब हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि नाम से लग रहा है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी रहती है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी पहले फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और फिर वो हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बनाने में कैपेबल होता है। यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम किसका है, तो हम याद रखेंगे स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पायरोगायरा में होता है। स्पायरोगायरा है क्या, तो मैंने आपको बताया स्पायरोगायरा एक एल्गी है, एल्गी मतलब प्लांट। तो याद रखेंगे हम कि ये एक एल्गी है जो कि किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं ना। ये पानी में रहते हैं और एलोंगेटेड इनकी बॉडी होती है। इसको देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगायरा का एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इसको बोलेंगे हम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ फर्स्ट डायग्राम के सामने हम लिख देते हैं पेरेंट। अब ये पेरेंट जो है, सबसे पहले इसकी जो बॉडी है इसमें क्या होंगे, फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। नाउ सपोज कि ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स हो गए, तो ये एक फ्रेगमेंट जो है वो यहाँ है, ये दूसरा फ्रेगमेंट जो है वो ये है, और ये तीसरा फ्रेगमेंट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फ्रेगमेंट्स बन गए। ठीक है, पेरेंट के क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप दिस फ्रेगमेंट्स विल ग्रो इनटू न्यू स्पायरोगायरा। तो ये जैसे फ्रेगमेंट है, तो यहाँ देख रहे हैं अपन, ये स्पायरोगायरा में डेवलप हो गया। ये वाला फ्रेगमेंट भी एलोंगेट होके नया स्पायरोगायरा बना रहा है, वैसे ही तीसरा भी। तो मतलब जब फ्रेगमेंट्स नए ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, अभी पहले एक ही था ये, लेकिन इसके फ्रेगमेंट्स हुए और अब कितने ऑर्गेनिज्म हो गए, 3 हो गए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर देखें, नए ऑर्गेनिज्म बन गए ना, एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म बन गए, मतलब ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कहलाएंगे न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन का प्रोसीजर है ना। ये जो हमने हेलिकल बना रखा है, ये इसका डीएनए नहीं है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि ये प्लांट है और प्लांट में क्या होते हैं, प्लास्टिड्स। ठीक है, जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये हेलिकल डीएनए नहीं है, इसका क्या है, प्लास्टिड है, याद रखना है। बाकी जो दूसरे सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसमें प्लांट के जैसे होंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है फिर से जनरेट होना। जैसे रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फिर से प्रोड्यूस होना, वैसे यहाँ पर रीजनरेशन का मतलब होगा फिर से जनरेट होना। यहाँ एग्जाम्पल हमने याद रखना है प्लेनेरिया। एग्जाम्पल हम याद रखेंगे प्लेनेरिया, है ना। तो प्लेनेरिया एक एनिमल है, इसकी बॉडी अगर एक्सीडेंटली डिवाइड हो जाती है या कट हो जाती है पार्ट्स में, जैसे ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, किसी कारण से इसकी बॉडी जो है वो 3 अलग अलग टुकड़ों में टूट गई। तो एक टुकड़ा ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये एक्सीडेंटली हुआ है, डेलिबरेटली इसने नहीं किया, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ, एक्सीडेंटली किसी कारण से इसकी बॉडी जो है वो टुकड़ों में डिवाइड हो गई। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस पार्ट विल रीजनरेट द रिमेनिंग पार्ट। जैसे ये पार्ट है यहाँ आपने बनाया, तो जो पार्ट उसके पास नहीं है वो उसको फिर से जनरेट कर सकता है ना। वैसे ये वाला पार्ट जो है यहाँ बीच में, ठीक है, तो इसके पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं था, तो ये इसको रीजनरेट कर लेगा। और ये लोअर पार्ट जो है यहाँ पर, ये ऊपर वाले पार्ट को रीजनरेट करेगा। रीजनरेट करना मतलब जो पार्ट है उससे बाकी का पार्ट बनाना या रीजनरेट करना। ठीक है, तो ये इस तरह से तीनों पार्ट्स जो है वो रीजनरेट करने लगेंगे। जब ये रीजनरेशन कंप्लीट होगा तो देखो यहाँ पर एक ये नया ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट हो गया, ये इसका पार्ट जो था उससे उसने पूरी बॉडी रीजनरेट कर ली। वैसे ही इस मिडिल पार्ट से उसने अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लिया, और यहाँ पर लोअर बॉडी पार्ट से उसने पूरी बॉडी को क्या किया, रीजनरेट किया। दैट मीन्स सभी जो पार्ट्स थे उनसे पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गया। तो एक ऑर्गेनिज्म था वो पार्ट्स में एक्सीडेंटली डिवाइड होकर 3 नए ऑर्गेनिज्म में बन गया, ये रीजनरेट हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन, जो कि किस में हो रहा है, प्लेनेरिया। नाउ द क्वेश्चन इज
हाउ रीजनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि वहाँ भी तो यही हो रहा था, वहाँ पे भी ऐसे टुकड़े दिखे थे और उन टुकड़ों से फिर नया स्पाइरो वगैरह बना था, और यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन अलग क्यों है? तो उसका एक मेन डिफरेंस ये है कि रीजनरेशन में जो टुकड़े हुए हैं ये एक्सीडेंटली हुए हैं, ऑर्गेनिज्म ने खुद नहीं किए, ये जो है एक्सीडेंटली हुए हैं, बाय एक्सीडेंट बोल सकते हैं, ठीक है। जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ था, वो ऑर्गेनिज्म ने खुद किए थे ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, यहाँ पर उसने खुद नहीं किए। ये मेन डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। अब हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप, जो कि है बडिंग। बडिंग में सबसे पहले तो एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, किसमें होती है बडिंग? हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में। हाइड्रा एक एनिमल होता है ना। यहाँ होगा क्या, इसको बडिंग बोलते क्यों है वो हमको समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे हम, ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, या यूँ बोल सकते हैं पेरेंट हाइड्रा है ना, तो ये पेरेंट हो गया। अब सबसे पहले इसकी सरफेस पर, ये देखें यहाँ बॉडी सरफेस पर कुछ सेल्स इकट्ठा होने लगेगी, और जैसे ही बॉडी सरफेस पे सेल्स इकट्ठा होने लगेगी तो उन सेल्स से मिलकर एक बड बन जाएगी, ठीक है। ये जो है इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा बड। अब इस बर्ड से पूरा नया हाइड्रा बनेगा, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग, ठीक है। सबसे पहले तो बॉडी सरफेस पे कुछ सेल्स, स्पेशल टाइप की सेल्स इकट्ठा हुई जिससे नया ऑर्गेनिज्म बन सके, ऐसी सेल्स इकट्ठा हुई, और उन सेल्स को एक्यूमुलेट कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, किसमें? एक बर्ड में ना। धीरे धीरे ये बर्ड जो है वो डेवलप होने लगेगी, तो ये बर्ड देख रहे हैं अपन, ये एक नया हाइड्रा जैसे बनने लगी, और फाइनली ये एक पूरा कंप्लीट, ये जो है वो एक कंप्लीट हाइड्रा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एक बर्ड डेवलप होकर यहाँ से नया पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, नया हाइड्रा बन रहा है ना। जब ये हाइड्रा बन जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से हो जाएगा डिटेच। डिटेच हो जाना मतलब अलग हो जाना, तो ये पेरेंट हाइड्रा रहेगा और ये वाला क्या रहेगा? न्यू हाइड्रा रहेगा। तो इस तरह से हाइड्रा में बडिंग होती है, ठीक है। ये एक एनिमल है, और ये जो दिख रहे हैं ऊपर, ये इसके टेंटेकल्स हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? टेंटेकल्स, है ना। तो ये बडिंग इन हाइड्रा है। अब हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहली चीज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसी को बोल देंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मींस प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ही चीज़ है ना। इसको समझने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए प्लांट के पार्ट्स रिप्रोडक्शन के बेस पर। तो प्लांट पार्ट्स अगर रिप्रोडक्शन के बेस पर देखते हैं तो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला प्लांट पार्ट हम बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, किस में करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनको बोला जाएगा वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले पार्ट्स को बोला जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो दो तरह के पार्ट्स होते हैं प्लांट में ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पहले वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि ये किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जबकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किस में हेल्प करेगा या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हम बोलेंगे हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना। ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे स्टेम है ना, रूट, लीफ या बर्ड्स, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाएं। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन से हम बोल सकते हैं? तो सबसे पहला एग्जांपल हम याद रखेंगे फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के अलावा फ्रूट और सीड, ये सब जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसी फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर ही सीड होता है, तो या तो हम फ्लावर लिख देंगे या तीनों भी लिख दें तो भी सेम चीज़ है ना। तो पहली चीज़ हमको समझ में है कि प्लांट में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं या उसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें स्टेम, रूट, लीफ, बर्ड, नोड एक्सेट्रा आते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करें, जैसे कि फ्लावर, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन कौन से टाइप का हो सकता है, इसकी कौन कौन सी मेथड हो सकती है, वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। अब हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की अलग अलग मेथड्स। सबसे पहली मेथड आती है ग्राफ्टिंग। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक प्लांट का स्टेम और दूसरे प्लांट का रूट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो स्टेम है किसी दूसरे प्लांट का और ये रूट है किसी और प्लांट का। इन दोनों को इस एंगल से कट करके वहाँ पर जोड़ा जाता है
ठीक है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंगल से कट किया है दोनों को और फिर यहाँ पर जोड़ दिया और उसको टाई कर दिया, बांध दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों बाद में जुड़ सकते हैं और एक नया प्लांट यहाँ पर डेवलप हो सकता है ना। ये जो स्टेम जिससे हमने लिया, स्टेम वाला पार्ट जिस प्लांट से हमने लिया, उस पार्ट को बोला जाता है सियॉन, ठीक है, इसको बोला जाएगा सियॉन। और जिससे हमने रूट वाला पार्ट लिया उसको बोला जाएगा रूट स्टॉक, ठीक है। तो सियॉन मतलब स्टेम वाला पार्ट और रूट स्टॉक मतलब जिससे हमने रूट वाला पार्ट लिया। तो इस तरह से ये ग्राफ्टिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट। ये वाला जो पार्ट है जो रखा जा रहा है ऊपर, उसको बोलेंगे ग्राफ्ट। ये एक मेथड है ग्राफ्टिंग की, और भी मेथड्स हो सकती है। नेक्स्ट आता है कटिंग। कटिंग में क्या करेंगे, जैसे ये एक रोज़ का प्लांट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया कि ये वाला जो पोर्शन है, ये ब्रांच है, इसको कट किया और इसको कट करके हमने लगा दिया एक सॉइल में। इस ब्रांच को हमने कट करके यहाँ पे लगा दिया इधर सॉइल में। तो ये क्या होगा, ये बाद में नया रोज़ प्लांट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो केवल क्या किया हमने, एक प्लांट की जो ब्रांच है उसको कट करके सॉइल में लगा दिया, इसलिए इस मेथड को क्या बोल दिया, कटिंग। इसका एग्जांपल हम क्या बोल देंगे, रोज़, ठीक है। वैसे ग्राफ्टिंग का एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, तो इसका एग्जांपल हम शुगर केन बोल सकते हैं, ठीक है। शुगर केन में ग्राफ्टिंग की जाती है। फिर लेयरिंग, यहाँ पर एक प्लांट दिख रहा है, इस प्लांट की जो ब्रांच थी उसको हमने सॉइल लेयर के नीचे दबा दिया और उससे फिर बाद में क्या बन सकता है, एक नया प्लांट बन सकता है, ठीक है। यहाँ से बाद में एक नया प्लांट डेवलप हो सकता है ना। तो इसलिए क्योंकि सॉइल की लेयर के नीचे इस ब्रांच को दबाने के बाद वहाँ से एक नया प्लांट डेवलप हो रहा है, इसलिए इस मेथड को क्या बोल सकते हैं, लेयरिंग। तो ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग तीनों मेथड्स किस में आएगी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, 3 यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। पहला लिखें, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। मतलब कि अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से किसी प्लांट को लगाएंगे तो उस प्लांट में फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आ जाएंगे, अर्लियर आ जाएंगे। किसके कंपैरिजन में, ऐसे प्लांट्स जिसको हमने लगाया है किससे, सीड से, ठीक है। तो हमने एक प्लांट लिया और उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से लगाया और दूसरा उसी प्लांट का सीड लगाया। तो सीड, जो सीड वाला जो हमने सीड लगाया है वो जब तक ग्रो होगा उसके पहले ही वेजिटेटिव पार्ट से जो प्लांट हमने लगाया उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आ जाएंगे। मतलब अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से किसी प्लांट को लगाया जाता है तो इसकी ग्रोथ फास्ट होती है, ठीक है। सेकेंड, ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको बोला जाता है सीडलेस प्लांट्स, वो भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। अब जो प्लांट सीड प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है तो उसको लगाएंगे कैसे, ऑब्वियस सी बात है वेजिटेटिव पार्ट से ही लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कौन सा ऐसा प्लांट होता है, तो बनाना, ठीक है, रोज़, जैस्मीन, इन प्लांट्स को हम हमेशा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही ग्रो करते हैं, है ना। इसके अलावा तीसरा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट लगाएंगे तो प्लांट जो बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर बनेंगे। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है मतलब इसमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा। और तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स बनाए जाएंगे या बन सकते हैं। क्यों, ऐसा कब जरूरी होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्लांट है उसमें फ्रूट्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के आते हैं और हम चाहते हैं कि ये क्वालिटी वाले फ्रूट्स ही इसमें हमेशा आते रहें, लेकिन अगर अपन ने उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया तो वेरिएशन आ जाएगा और हो सकता है कि वो क्वालिटी खत्म हो जाए। तो हम उसको फिर कैसे ग्रो करेंगे, हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करेंगे ताकि उसमें चेंजेस ना आए या कम से कम आए और हमारा जो क्वालिटी वाला फ्रूट है वो बना रहे। इसलिए हम उसके जीन में कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं, दैट मीन्स जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स ऑब्टेन करना चाहते हैं। और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स ऑब्टेन हम कैसे कर पाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कर पाएंगे। तो ये 3 एडवांटेजेस हो गए किसके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। अब हम समझ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आने वाली एक मेथड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम प्लांट के एक टिश्यू को निकालकर उसको ग्रो कर सकते हैं और उस टिश्यू से फिर नए प्लांट्स बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम टिश्यू से पूरा नया प्लांट बनाएंगे, टिश्यू को कल्चर करके मतलब ग्रो करके, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। अब क्या होता है इसमें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि ये एक प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट को हम मान रहे हैं कि इस पर किसी वायरस का अटैक हुआ है, तो मतलब डिसीज़ वाला ये एक प्लांट है, डिसीज्ड प्लांट है और इस प्लांट पे वायरस का अटैक हुआ है। लेकिन जब भी वायरस का अटैक होता है किसी प्लांट पे, तब उसके सारे पार्ट्स पे वो अटैक नहीं कर पाता। बेसिकली वो मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये जो टॉप पर टिश्यूज़ हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इनको अलग किया जा सकता है। यहाँ पर वायरस का अटैक नहीं हुआ, जब इसको अलग किया तो ये जो टिश्यू है इसको हम बोलेंगे, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये प्लांट पार्ट जिसको हमने अलग किया ना, इसको बोला जाएगा एक्सप्लांट।
ठीक है, रिमूव्ड प्लांट पार्ट इज नोन एज एक्सप्लांट। नाउ दिस एक्सप्लांट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ टेस्ट ट्यूब विच कंटेन न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, तो ये एक न्यूट्रिएंट मीडिया है यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में, और हमने उसको एक्सप्लांट को यहाँ लाकर रख दिया। और नाउ व्हाट इज न्यूट्रिएंट मीडिया? ये न्यूट्रिएंट मीडिया जो होता है इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस टिश्यू को ग्रो करने के लिए असेंशियल होंगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया है इसमें टिश्यू की ग्रोथ होने लगेगी। जब इसकी ग्रोथ होने लगेगी तो ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास बन जाएगा सेल्स का, क्योंकि टिश्यू है, मतलब कई सारी इसमें सेल्स है और वो सारी सेल्स डिवाइड होने लगेगी। जैसे ही वो सेल्स डिवाइड होगी तो एक अनडिफरेंशिएटेड मास बन जाएगा सेल्स का, एक ग्रुप बन जाएगा, मास ऑफ सेल। नाउ दिस इज नोन एज सेलस। ये जो मास ऑफ सेल्स है इसको बोल दिया जाएगा सेलस, है ना। न्यूट्रिएंट मीडिया में ये हुआ। नाउ सेलस को निकाल कर ट्रांसफर किया जाएगा अगली टेस्ट ट्यूब में, जिसमें रखा हुआ है क्या, हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन्स, है ना। तो इस टेस्ट ट्यूब वाले जो मीडियम होगा उसको हम बोलेंगे हार्मोनल मीडियम। जब इस सेलस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये ऐसे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनने लगेंगे। ठीक है, ये जो बन रहे हैं इनको क्या बोलेंगे, प्लांटलेट्स, है ना। ये कहलाएंगे स्मॉल प्लांट्स या सिंपली प्लांटलेट्स। ठीक है, पहले न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा तो टिश्यू की ग्रोथ हो गई, कहलाया वो सेलस। फिर इस सेलस को निकाल के जब हमने हार्मोनल मीडियम में रखा तो यहाँ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उसमें, इस टिश्यू की या जो सेल्स हैं उसमें रूट्स या स्टेम बनाने के लिए। तो यहाँ पर छोटी छोटी रूट्स बनने लगी, लीव्स आने लगे, तो इनको बोलेंगे प्लांटलेट्स। नाउ दिस प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर्ड इन सॉइल। इनको कहाँ लगा दिया जाएगा, सॉइल की लेयर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं इस तरह से लगा दिया गया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस प्लांट्स विल ग्रो, और ग्रो होकर ये फिर बड़े प्लांट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ये प्लांट जो है वो ग्रो होकर बड़े हो गए, है ना। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो प्लांट था ये डिसीज्ड प्लांट था, मतलब इसको कोई ना कोई वायरस का अटैक हुआ था, इसको कोई डिसीज थी। लेकिन अभी जब यहाँ पर ये नए प्लांट बनेंगे तो इनको कोई डिसीज नहीं होगी। दैट मीन्स प्लांट्स डिसीज फ्री कंडीशन में ऑब्टेन हुए। ठीक है, प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन दिस केस आर इन डिसीज फ्री कंडीशन। ठीक है, तो ये टिश्यू कल्चर मेथड होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक टिश्यू को ग्रो करके नए प्लांट्स को बना लिया। तो ये मेथड कहलाती है टिश्यू कल्चर। बेसिकली ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज़ होती है, मतलब जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनमें टिश्यू कल्चर मेथड जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लास्ट मेथड जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहली चीज़ इसमें याद रखना है हमको कि स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, फंगस में। कौन सी फंगस, राइजोपस। ठीक है, राइजोपस फंगस का नाम है, और दूसरी फंगस भी जो होगी उनमें भी हो सकता है, होता ही है। लगभग सारी जितनी भी फंगस होती है उन सब में स्पोर फॉर्मेशन होता ही है ना। अब राइजोपस जो है वो एक स्पेसिफिक नाम हमको याद रखना है, और इसी का एक और नाम होता है, कॉमनली इसी को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्यों ब्रेड मोल्ड इसको बोला जाता है, क्योंकि जो ब्रेड होती है उसके ऊपर ये लगती है, जब ब्रेड जो है वो रोटन हो जाती है, ख़राब हो रही है, उस पर राइजोपस फंगस लगती है ना। ये फंगस का स्ट्रक्चर है, ये स्पोर फॉर्मेशन फंगस राइजोपस में है ना। अब यहाँ पर हमको कुछ टर्म्स याद रखना है। जैसे सबसे पहला टर्म हमको याद रखना है स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम। दूसरा टर्म हमको यहाँ पर याद रखना है हाइफी, है ना। स्पोरेंजियम और हाइफी क्या है दोनों, तो देखो यहाँ पर ये जो है पूरा फंगस का स्ट्रक्चर है, इसमें कई सारे ऐसे एलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बोलते हैं हाइफी, और इसी हाइफी के ऊपर ऐसा ब्लॉब के जैसा या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो दिस पार्ट, द अबव पार्ट इज नोन एज स्पोरेंजियम, दिस इज स्पोरेंजियम, एंड दिस पार्ट, ठीक है, ये सारे पार्ट जो होते हैं एलोंगेटेड इनको बोला जाता है हाइफी, है ना। तो स्पोरेंजियम क्या हो गया, इसको बताया हुआ है बुक में भी, इसको बोला जाता है ब्लॉब ऑन अ स्टिक, ब्लॉब ऑन अ स्टिक। अब ब्लॉब ऑन अ स्टिक क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक स्टिक है, हाइफी क्या है, एक स्टिक, और उस स्टिक के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉब रखा हुआ है, तो इसलिए स्पोरेंजियम को क्या बोल देते हैं, ब्लॉब ऑन अ स्टिक, है ना। और इसी के अंदर क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन, इसी के अंदर क्या बनेंगे, कई सारे छोटे छोटे स्पोर बनेंगे। पहला तो स्पोरेंजियम के बारे में समझ में आया, यहाँ दिख रहे हैं कई सारे स्पोर्स, ये जो हैं वो सब स्पोर्स ही, ठीक है, तो ये स्पोर्स हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो टर्म हमने लिखा है वो हाइफी, तो हाइफी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हाइफी क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इन्हीं के ऊपर स्पोरेंजियम होता है, ठीक है, तो हाइफी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सारे हाइफी हो गए।
नेक्स्ट, स्पोर्स जब कई सारे बन जाते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये कई सारे स्पोरेंजियम हैं और इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब स्पोर्स जब बन जाते हैं तो स्पोरेंजियम बस्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर अभी बस्ट नहीं हुआ, लेकिन इस केस में हमने बोला कि कई सारे स्पोर्स बन रहे थे तो ये बस्ट हो गया। तो ये देखो बस्ट हो जाने से ये स्पोर्स जो है वो रिलीज़ हो गए, ये स्पोर्स रिलीज़ हो गए। अब ये स्पोर्स जब भी रिलीज़ होंगे तो किसी सुटेबल अगर इनको इन्वायरमेंट मिल गया तो ये वहाँ पर लैंड करेंगे और वहाँ पर नया जो राइजोपस है वो बना सकते हैं। मतलब स्पोर्स जर्मिनेशन के बाद नया प्लांट बना सकते हैं। नाउ हमसे पूछा जाता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन मेथड से, अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन मेथड से रिप्रोडक्शन करता है तो उसका एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हमको स्पोर की प्रॉपर्टीज़ याद रखना है। तो स्पोर इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कॉट, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये एक स्पोर है, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको एनलार्ज अगर बनाते हैं तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, ये एक स्पोर है और उसके आसपास क्या है, एक प्रोटेक्टिव कॉट है ना। तो ये प्रोटेक्टिव कॉट से सराउंडेड होता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव कॉट है ना, और इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्ट्स द स्पोर इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, प्रोटेक्ट द स्पोर इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल का मतलब होता है अनसुटेबल कंडीशंस। तो अनसुटेबल कंडीशन में भी ये प्रोटेक्टेड रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आसपास क्या है, कॉट है। इसको हम बोल देते हैं ये क्या है, प्रोटेक्टिव कॉट। नाउ जब भी कोई स्पोरेंजियम बस्ट होता है, जैसे यहाँ पे एक स्पोरेंजियम बस्ट हुआ तो कई सारे स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं, दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि स्पोर फॉर्मेशन मेथड से अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो उसको दो फायदे होंगे। एक तो स्पोर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे क्योंकि उनके आसपास प्रोटेक्टिव कॉट है, तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, भले ही जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल है, सुटेबल नहीं है। जब सुटेबल कंडीशन आएगी तब वो ग्रो कर जाएंगे। और एक और क्या है कि ज़्यादा नंबर ऑर्गेनिजम्स के जो है नंबर वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे जब भी स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करता है। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो यहाँ हमारे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स हैं सभी के एग्जाम्पल विथ डायग्राम्स हमने समझ लिए, ठीक है। थैंक यू।